नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं और ये वक्त है मुद्दों और खबरों पर बहस का। अदिति की अदालत में आज की बहस सियासी है। जिस चीज पर बहस है वो अब से करीब 1 साल दूर है, लेकिन तैयारी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2024 में देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि अगले साल होने वाले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी उसका नेतृत्व करेगी। दूसरी बात उन्होंने कही कि 100 मोदी और 100 अमित शाह भी आ जाएं तो भी बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बना पाएगी। यह मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ने वही बात बोली जो पिछले कई महीनों से विपक्ष के तमाम बड़े नेता यानी जितने भी मोदी और बीजेपी विरोधी हैं वो बोल रहे हैं। नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि सारा विपक्ष एक हो जाए, कोशिशों में भी लगे हुए हैं। ममता बनर्जी भी कह चुकी हैं विपक्ष एक हो जाए तो मोदी को हराना नामुमकिन नहीं होगा। केसीआर भी यही चाहते हैं और अखिलेश यादव भी यही चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर ये सब चाहते हैं तो फिर इन्हें रोका किसने है? इन्हें बार बार ये कहना क्यों पड़ रहा है? चुनाव में तो किसी को भी किसी के साथ जाने का हक है। घूम फिरकर सामने आती है प्रधानमंत्री की कुर्सी। अगर कांग्रेस की नजर में राहुल गांधी सबसे बड़े लीडर हैं तो फिर ममता बनर्जी और नीतीश कुमार खुद को कम क्यों आके? फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कम क्यों माना जाए? आखिर उनकी भी तो 2 राज्यों में सरकार है, उनकी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है। कुछ लोग कहते हैं कि मीडिया को सवाल सत्ता से पूछने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन राजनीति में विपक्ष की भी जिम्मेदार भूमिका होती है। उसकी भी जनता के प्रति, वोटर के प्रति जवाबदेही है। इसलिए हम विपक्ष से भी सवाल पूछेंगे। आपको आरोप पत्र भी मैं पढ़कर सुनाऊंगी और उस पर जवाब भी हम मांगेंगे, क्योंकि आरोप पत्र के लिहाज से अगर बात की जाए तो बड़ी बात यही है कि 24 में कांग्रेस पार्टी के नेता दावा तो कर रहे हैं कांग्रेस की सरकार, लेकिन ये होगा कैसे? और एक और बड़ा सवाल ये होगा कि विपक्ष को क्या कांग्रेस कबूल होगी? 2024 में कौन चारों खाने चित हो जाएगा और क्या मोदी को हराना मुमकिन है जैसा कि कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है? पहले आप ये सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है। Democratic man says like this: you are in democracy, you should remember, you are not a autocrat, you are not a dictator, you are elected by people and people will teach you lesson in 2024. The alliance government will come in center. Congress will lead. We are talking with other parties because otherwise the democracy on constitution. अब आरोप पत्र की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्ष का एक साथ आना कितना मुमकिन है? यहां पर यह सवाल उठना चाहिए। कठिन तो है ही, ये मुमकिन भी है क्या? सवाल यह भी है, आरोप यह भी है कि विपक्षी एकजुटता में नेताओं का अहंकार क्या बड़ी बाधा नहीं है? सवाल यह भी है आरोप पत्र में कि विपक्ष की लड़ाई परिवर्तन नहीं, क्या सिर्फ कुर्सी के लिए है? कांग्रेस को विपक्ष के बड़े नेताओं का कद मंजूर नहीं है क्या? कांग्रेस मोदी विरोध के नाम पर राहुल को थोपने की कोशिश कर रही है क्या? ये आरोप पत्र जिसमें सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी भी कटघरे में खड़ा होती है और साथ ही जो विपक्ष है वो भी कटघरे में खड़ा होता है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, सबसे पहला सवाल तो यही है जो दावा किया गया मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा, बड़ा सवाल ये है उस दावे का आधार क्या है? देखिए आदिति, पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो जो दावे करती हैं उसका आधार, सबसे बड़ा जो उसका आधार होता है वो उसकी विचारधारा होती है। उसके बाद उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल होता है। उसके बाद राष्ट्र की, देश की राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं, मुद्दे होते हैं। तो कांग्रेस प्रेसिडेंट आदरणीय खड़गे जी ने जो बात कही है उस बात में दम इसलिए नज़र आता है क्योंकि कांग्रेस ही एक अकेली पार्टी है जो नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह की इस सरकार से और इतने बड़े सशक्त संगठन से, आरएसएस जैसे एक संरक्षक संगठन से जो लड़ सकती है। बाकी किसी भी रीजनल पार्टी में इतनी कुवत नहीं है। रीजनल पार्टियों की जो सीमाएं हैं वो अपने अपने राज्यों तक हैं। मैं किसी भी रीजनल पार्टीज़ को कम नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन जब राज्य का चुनाव होता है तब परिस्थितियाँ दूसरी होती हैं, तब आकलन दूसरी तरह से किया जाना चाहिए। और जब राष्ट्रीय चुनाव होता है यानी कि लोकसभा का जब चुनाव होगा तो देश का चुनाव होगा
और भारत में बीजेपी के जो विरोध में राजनीतिक दल हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो कहीं और महाराष्ट्र में हो, उसमें कोई नेता और कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो अपने राज्य से बाहर 1 या 2 सीटों पर भी लड़ सकती है। तो इसलिए कांग्रेस का जो हक है वो ज़्यादा है, और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने कभी बीजेपी से समझौता नहीं किया है। तो हम ये मानते हैं कि जब 2024 का इलेक्शन होगा, तो 2024 के इलेक्शन में एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ बीजेपी होगी। उनके साथ, बीजेपी के साथ वो लोग होंगे जो कांग्रेस को हराना चाहते हैं, और कांग्रेस का साथ वो देंगे जो बीजेपी को हराना चाहते हैं। तो फैसला रीजनल पार्टीज को करना है कि वो कांग्रेस को लाना चाहते हैं। लेकिन आचार्य प्रबोध कृष्णम जी, सवाल ये भी होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे तो ये कह रहे हैं कांग्रेस की लीडरशिप में सरकार बनेगी, कोलिशन की सरकार होगी, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में बनेगी, राहुल गांधी का नेतृत्व किसे मंजूर है? ममता बनर्जी तो ये पूछ चुकी है यूपीए कौन, राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता को लेकर वो सवाल उठा चुकी है। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी को लेकर कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं, उनके कई बयान हैं। अखिलेश यादव कई बार ये कह चुके हैं उनकी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ है। नहीं, अगर अखिलेश यादव जी ऐसा मानते हैं कि राहुल गांधी जी कांग्रेस को लीड नहीं कर सकते हैं, देश को लीड नहीं कर सकते हैं, अगर अखिलेश यादव जी ऐसा मानते हैं तो वो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा पे चुनाव लड़ें, हम भी 80 लोकसभा पे लड़ेंगे। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि बीजेपी का नेचुरल विकल्प कौन है। पूरे देश में अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो बीजेपी का जो नेचुरल विकल्प है वो तो कांग्रेस है। तो जब जब राज्यों में बीजेपी से लड़ाई की बात आई है, जब जब रीजनल पार्टी बीजेपी से अपने अपने राज्यों में लड़ती हैं, तो कांग्रेस हमेशा राज्यों में बीजेपी को रोकने के लिए रीजनल पार्टीज का सपोर्ट करती है और करती आई है। हम हमेशा करेंगे। लेकिन आपने बहुत इंटरेस्टिंग एंगल उठाया सर। आचार्य जी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन आपने बहुत इंटरेस्टिंग एंगल उठाया। आपने अभी ये कहा कि राज्यों के लेवल पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को चैलेंज करती है, लेकिन हमने ये भी देखा है, बीते सालों में हमने ये देखा है, और पंजाब इसका क्लासिक एग्जाम्पल है कि जहां जहां टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच होती है और आम आदमी पार्टी अगर मैदान में है तो कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ती है। ये हम गुजरात में भी आम आदमी पार्टी ने आपको डेंट किया, आपको पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सबको उड़ा दिया, और दिल्ली में हम देख चुके हैं। तो फिर कांग्रेस पार्टी कब तक ये मानती रहेगी कि वो नेचुरल विकल्प है दूसरी बीजेपी को काउंटर करने के लिए? क्योंकि आपके अपने, और ये जो मैंने आपके सामने लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट रखी, ये खुद आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनके द्वारा रखी गई है। देखिए अदिति, एक तो राजनीति में जो कल हुआ है वो आज हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। जो आज हो रहा है वो कल वही होगा, ऐसा नहीं होता है। 1998 की स्थितियां दूसरी थीं, 1991 की स्थितियां दूसरी थीं, लेकिन 1947 के बाद जब 51-52 की स्थितियां दूसरी थीं, उसके बाद फिर 1984 की स्थितियां दूसरी थीं, फिर जब विश्वनाथ प्रताप सिंह का उदय हुआ बोफोर्स के मुद्दे पे 89 की स्थितियां दूसरी थी। ये कांग्रेस पार्टी थी जो 190 के करीब सीटें आई और फिर भी सरकार नहीं बनाई राजीव गांधी जी ने। फिर 91 के बाद की स्थितियां दूसरी थी, 2004 की स्थितियां दूसरी थी। ऐसे ही 2024 में कांग्रेस पार्टी अगर ये मानती है कि उसकी लीडरशिप में चुनाव होना चाहिए, तो इसमें कौन सी बुरी बात है, कौन सा गुनाह है? राज्यों के अंदर जब बीजेपी से लड़ाई होती है, हम रीजनल पार्टी का सपोर्ट करते हैं। ठीक है, राजनीति पूरा गेम ही संभावनाओं का है, उससे कोई इंकार नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको अब राहुल गांधी ने टीएमसी को लेकर क्या कहा, पहले मैं अपने दर्शकों को वो सुनवाना चाहती हूँ, और मैं चाहूंगी आप भी सुने, और फिर मैं ये चाहूंगी कि आप ये बताएं कि टीएमसी और कांग्रेस कैसे एक साथ एक मंच पर दिखाई दे सकते हैं। जरा सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा, पहले वो सुनवाती हूं आपको। You also know the history of the TMC. You know the violence that takes place in Bengal. You know the scams, the Sharda scams that have taken place. So you're aware of their tradition. They came to Goa, spent huge amounts of money in Goa, and the idea
was to help the BJP. And this is exactly the idea in Meghalaya. The idea is to ensure, the TMC's idea in Meghalaya is to ensure that the BJP is strengthened and they come to power. आचार्य जी, ये क्या कह रहे हैं राहुल गांधी? क्योंकि उनका रिएक्शन इंग्लिश में था, थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों को इसका इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन बता देती हूँ। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि आप टीएमसी का इतिहास जानते हैं, टीएमसी का इतिहास हिंसक रहा है, टीएमसी स्कैम्स में रही है। उन्होंने शारदा स्कैम का जिक्र किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि टीएमसी गोवा में भी गई थी, पैसा उसने वहां पर खूब बहाया, उसका जो गोल था वो बीजेपी की मदद करना था। अब जब आप इलेक्शन में जाएंगे और कहेंगे कि हमें बीजेपी को उखाड़ फेंकना है, इसलिए हमें सबको साथ आने की जरूरत है, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स तो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, जनता में भी आप कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहे हैं इससे? नहीं, देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो कंफ्यूजन नहीं पैदा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है, और मैं उसी बात को, जब राहुल गांधी जी ने ये वक्तव्य दे दिया है तो इस पर और किसी वक्तव्य की, मेरी किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं अदिति ये कहना चाहता हूँ कि राज्यों में जब बीजेपी से फाइट करती हैं रीजनल पार्टियाँ, तो हम रीजनल पार्टी को मदद करते हैं, हम उन्हें मजबूती देते हैं। राज्यों में हम उन्हें दे दें, हम राज्यों में रीजनल पार्टी का सपोर्ट करें और सेंटर में भी रीजनल पार्टी का सपोर्ट करें, तो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? हम भजन कीर्तन करेंगे, बैठ के खंजरी बजाएंगे, मजीरा बजाएंगे, ढोल ताशे बजाएंगे। रीजनल पार्टियों को सोचना है कि मोदी सरकार से देश की जनता को कितना नुकसान हो रहा है, नौजवानों को, किसानों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? खुद एक दलित, शोषित, वंचित समाज से आते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने में रीजनल पार्टीज को प्रॉब्लम क्या है? ये फैसला तो रीजनल पार्टीज को करना है कि उन्हें नरेंद्र मोदी ज़्यादा उनके पसंदीदा हैं या कांग्रेस। अगर कांग्रेस और बीजेपी में से तुलना करनी है, चुनना है, तो ये फैसला तो रीजनल पार्टीज को करना चाहिए। जब राज्यों में कुछ ऐसे मौके आते हैं, नहीं, आप ये कह रहे हैं कि उन्हें बीजेपी और कांग्रेस को चुनना है। हम तो रीजनल पार्टीज के साथ खड़े होते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि कांग्रेस किन किन राज्यों में है, जरा सा मैं वो अपने दर्शकों को बता देती हूँ, थोड़ा सा उन्हें अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी की ग्राउंड पर कितनी प्रेजेंस है। वो हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, इन्फॉर्मेशन काफ़ी अहम है। तो अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीता। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी झारखंड में अलायंस में है, कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में है। कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं सर। कांग्रेस पार्टी की ग्राउंड पर प्रेजेंस अलायंस में जहाँ पर है, वहाँ पर आप समझ लीजिए 2 राज्यों में, जैसा कि हमने दिखाया, गठबंधन की सरकार में है, 52 लोकसभा सांसद हैं सर। और आप ये कह रहे हैं कि रीजनल पार्टीज को कांग्रेस और बीजेपी में से चुनना चाहिए सर। तो आजकल तो रीजनल पार्टीज जो हैं वो भी आपको पलटकर जवाब दे रही हैं, और कांग्रेस पार्टी की अपनी स्टैंडिंग क्या है उस पर सवाल खड़े कर रही हैं। 17 राज्यों में एक भी सांसद नहीं है कांग्रेस पार्टी का। नहीं, एक टाइम था जब बीजेपी का पूरे देश में 2 सांसद थे। ये कोई फार्मूला थोड़ी हो सकता है अलायंस का, ये कोई फार्मूला थोड़ी हो सकता फाइट का। मैं कहना चाहता हूं कि एक विचारधारा है बीजेपी की, एक विचारधारा है कांग्रेस की। तो रीजनल पार्टीज को पहले तो ये फैसला करना चाहिए कि हम किस विचारधारा के साथ खड़े होंगे। उसके बाद प्री इलेक्शन अलायंस होना चाहिए। हम तो हाथ फैला के कह रहे हैं, हम तो बाहें फैला के कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जी को हटाना है तो कांग्रेस के नेतृत्व में सारा विपक्ष एक हो। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में एक होने में दिक्कत क्या है? प्राइम मिनिस्टर की बात है, हम राहुल गांधी जी को चाहेंगे कि वो प्राइम मिनिस्टर बने। अगर वो नहीं बनेंगे तो हम खड़गे जी को कहेंगे खड़गे जी प्राइम मिनिस्टर। ममता बनर्जी चाहेंगी वो प्राइम मिनिस्टर बने। आप जो सबसे बड़ा टकराव है विपक्ष की यूनिटी में, जो सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है, वो पीएम की पोस्ट है। उसे लेकर अखिलेश यादव की अपनी एस्पिरेशंस हैं, ममता बनर्जी की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अरविंद केजरीवाल की अपनी एस्पिरेशंस हैं। तो हर नेता की अपनी एस्पिरेशंस हैं। मैं बता रही हूं कि कांग्रेस पार्टी की कहां मौजूदगी है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी की बात की जाए तो दिल्ली और पंजाब दोनों अरविंद केजरीवाल के पास हैं। तो उनके अपने एम्बिशंस और अपने एस्पिरेशंस हैं, और यही तो आप लोगों को साथ नहीं आने देता। महत्वाकांक्षी होना नहीं, देखिए, महत्वाकांक्षाएं होना और आशाएं होना और प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देखना, ये कौन बुरी बात है? लोकतंत्र में सब नेताओं को है। लेकिन जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है, यदि मैं उस पर दृष्टि डालता हूँ तो मैं ये मानता हूँ कि टीएमसी जो है वेस्ट बंगाल से बाहर कहीं नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है, वो पंजाब में है, बहुत अच्छी बात है। दिल्ली में उनकी सरकार है, लेकिन दिल्ली में पार्लियामेंट के मेंबर कितने? 7।
7 में से कितने, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हम भी यूपी में बहुत बुरी तरह हारे, हम बिहार में हारे थे, हम मध्य प्रदेश में हारे, लेकिन मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, अभी हमने हिमाचल में बीजेपी से सत्ता छीनी है। और 2024 में बड़ी मोटी मोटी बात है, ममता जी भी प्राइम मिनिस्टर के योग्य हैं, लेकिन शरद पवार जी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए योग्य हैं, उद्धव ठाकरे जी भी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बन सकते हैं, अरविंद केजरीवाल जी बन सकते हैं, अखिलेश यादव बन सकते हैं, नीतीश कुमार बन सकते हैं, लेकिन कांग्रेस क्यों नहीं बन सकती? ये एक सवाल है। कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं हो? राज्यों में मुख्यमंत्री आपकी पार्टी के बनेंगे और देश में प्रधानमंत्री भी आपकी पार्टी के बनेंगे, तो ये कौन सी हमदर्दी हुई? ये कौन सी मोहब्बत हुई? ये तो वन साइडेड हुई, मजबूरी की लड़ाई है। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, जब मैं आपको सुन रही हूँ तो यही तो बीजेपी कहती है, यही तो बीजेपी आरोप लगाती है ना विपक्ष पर कि ये तो कुर्सी के सपने देखते हैं सारे नेता। लेट मी फिनिश। नहीं, नो क्वेश्चन ऑफ दैट। कुर्सी के सपने, कांग्रेस कुर्सी के सपने देखती है और बीजेपी सत्संग की बात करती है। बीजेपी सपने नहीं देखती सत्ता में आने का। झूठ फरेब, तमाम छल फरेब से झूठ, सत्ता, विधायकों को खरीदना हो, गवर्नर को बदलना हो, सुबह 4 बजे शपथ करानी हो। गोवा में हम 18 जीते थे, बीजेपी 13 जीती थी, सरकार बीजेपी ने बनाई। महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ? मध्य प्रदेश में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, 23 MLA का इस्तीफा कराया। ये कोई नई बात नहीं है। बीजेपी कोई दूध की धुले नहीं है और बीजेपी सबसे बेईमान पार्टी है। लेकिन मैं बीजेपी पे अभी नहीं आना चाहता। मैं अपने तमाम सहयोगियों से अपील करना चाहता हूं कि राज्यों के अंदर आप चाहते हैं कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाएं और मुख्यमंत्री बनने का मौका दें, तो आप कांग्रेस से क्या प्रॉब्लम है? हमारे यहाँ हमारे लीडरशिप की कमी थोड़ी है। कांग्रेस मजबूर नहीं है, कांग्रेस अपनी विचारधारा को लेके अडिग है। कांग्रेस चाहती है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी से इस देश को मुक्ति मिले। कांग्रेस चाहती है कि 2024 में आरएसएस की विचारधारा से मुक्ति मिले। कांग्रेस चाहती है कि ये जो जोड़ी की सरकार चल रही है, जो ईडी और सीबीआई के दम पे चल रही है, इससे मुक्ति मिले। लेकिन ये फैसला रीजनल पार्टीज को करना पड़ेगा और कांग्रेस की इस विचारधारा को साथ खड़े होने की बात को मजबूरी ना समझा जाए। कांग्रेस मजबूर पार्टी नहीं है। हम पूरे देश में सारी सीटों पर अकेले लड़ सकते हैं, सारे लोग लड़ें, सारी रीजनल पार्टी के लड़ें, लड़ लेंगे। सीटों पर लड़ने की जहां तक बात है वो तो हर पार्टी कर लेगी सर। जीतेंगे कितनी? क्योंकि कुल मिलाकर ये जो गेम है, राजनीति गिड़गिड़ा के नहीं होती है। बिल्कुल, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है उसमें तो ऐसा ही लग रहा है सर। राजनीति गिड़गिड़ा के नहीं होती है। नहीं, इस वक्त आप ये कह रहे हैं कि पूरा विपक्ष एक साथ आए और कांग्रेस की लीडरशिप को एक्सेप्ट करे, लेकिन विपक्ष आपकी लीडरशिप को पहले भी झुठलाता रहा है आचार्य जी। आदिति, पहली बात मैं कहना चाहता हूं, हम किसी के रहमो करम पर मोदी को हटाना नहीं चाहते हैं। हम विचारधारा के आधार पर हटाना चाहते हैं, हम आइडियोलॉजी के बेस पर हटाना चाहते हैं। हम इस देश के युवकों को, नौजवानों को, किसानों को न्याय दिलाना चाहते हैं। जो हमारी विचारधारा के साथ रहेगा वो हमारे साथ रहेगा। जिसे हमारी विचारधारा से प्रॉब्लम है वो बीजेपी के साथ चला जाए, इसमें क्या दिक्कत है? जब राज्यों के चुनाव होंगे तो कांग्रेस पार्टी विल डिसाइड व्हाट टू डू। कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी बीजेपी के साथ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने वो कौन से कैलकुलेशंस किए? देखिए, जो मैं आपसे बात कर रही हूं, वो इसीलिए कर रही हूं कि प्रैक्टिकली बातें अपनी जगह है। क्या प्रैक्टिकली ये मुमकिन है? क्या इस वक्त वो संभावनाएं हैं? क्या इस वक्त वो अलायंस है जिसका जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर कर रहे हैं? क्योंकि जब मैं आपसे सवाल कर रही हूं, 2024 में अगर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने का सपना देख रही है तो उसके रास्ते में रोड़े हैं, उसके रास्ते में रुकावटें हैं। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन जो अभी तक बयानों में देखने को मिला विपक्ष के नेताओं के, वो ये रहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करने में उन्हें हिचक है। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के खुद के प्रधानमंत्री बनने के एस्पिरेशंस हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव और मायावती की बात अगर की जाए तो वो कांग्रेस से दूरी बनाते दिखाई देते हैं और मायावती ने तो बहुत जोरदार प्रहार किया था कांग्रेस पार्टी और गांधी फैमिली पर। इसके अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर भी कांग्रेस से दूर खड़े दिखाई देते हैं। कांग्रेस के कई बड़े नेता खुद पार्टी को छोड़ रहे हैं, जो कि पार्टी का इंटरनल चैलेंज है। और कांग्रेस के प्रदेश स्तर के संगठनों में भी गुटबाजी है। तो पहले पार्टी खुद को तो यूनाइट करे, ऑपोजिशन को तो बाद में यूनाइट करेगी। आपके क्रिटिक्स ये कहते हैं आचार्य जी। देखिए, पहली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी में गुटबंदी है। कौन सी ऐसी पार्टी जिसमें गुटबंदी ना हो? सब पार्टियों में गुटबंदी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर इनर डेमोक्रेसी है। कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। कांग्रेस पार्टी में शशि थरूर जी खड़गे जी के सामने चुनाव लड़ते हैं और वो भी पार्टी में ही हैं। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है, जब जितेंद्र प्रसाद जी का चुनाव हुआ था, सोनिया गांधी जी के सामने चुनाव लड़े थे, पार्टी में रहे थे आखिरी सांस तक।
कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है, सीताराम केसरी जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उनके सामने स्वर्गीय श्री राजेश पायलट और शरद पवार जी ने चुनाव लड़ा था और आज तक पार्टी में है। ठीक है, वो अलग बात है कि बाद में शरद पवार जी ने किसी दूसरे इशू पर एनसीपी का गठन किया था। अब सवाल इस बात का है कि जो खड़गे जी ने कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। भाई मुझे बताइए, नीतीश कुमार जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हम स्वीकार कर लें? बीजेपी से कितनी बार मिल चुके हैं? हम अखिलेश यादव जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट स्वीकार कर लें, हम ममता जी को कर लें, हम स्टालिन को कर लें, हम जगनमोहन रेड्डी को कर लें, नवीन पटनायक को कर लें, महबूबा मुफ्ती को कर लें। नहीं, सुनिए, आपने कहा आचार्य जी, मैंने सुना। एक सेकंड सर, एक सेकंड। आपकी पार्टी से कितने बड़े नेता गए सर? सबने क्या बात की? आपने भी इंटरनल डेमोक्रेसी की बात की थी। मुझे याद है कैप्टन अमरिंदर ने क्या कहा था, कितने पन्नों की चिट्ठी लिखी थी उन्होंने, किसकी लीडरशिप को उन्होंने क्वेश्चन किया था। पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, किसने कहा था? अश्विनी कुमार करीब 4 दशकों से ज्यादा उन्होंने सर्व किया था पार्टी को। उन्होंने किसकी लीडरशिप और इंटरनल डेमोक्रेसी ना होने की बात कही थी? मैं ये वो नाम गिनवा रही हूं आपको जो कि पार्टी से जिन्होंने पार्टी को छोड़ा तो सीधे तौर पर पार्टी में लोकतंत्र की कमी की दुहाई दी थी। आपकी पार्टी में G22 की बात की जाती है, मनीष तिवारी कई बार बोल चुके हैं और डेमोक्रेसी को लेकर कई बार बयान आए हैं पार्टी में, इंटरनल डेमोक्रेसी को लेकर। तो वो भरोसा कहां से आएगा सर? देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर बोलने की स्वतंत्रता है और बोलने की आज़ादी है, कल भी थी आज भी है, पंडित नेहरू से लेकर के आज तक। मनीष तिवारी जी कांग्रेस के सांसद हैं। अभी भी कांग्रेस नेतृत्व को जो चिट्ठी लिखी गई थी उसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब भी पार्टी छोड़ के गए हैं, बाकी तो सब हैं। हुड्डा जी हैं, राजबब्बर हैं, चले गए सर, पृथ्वीराज चौहान हैं, गुलाम नबी आजाद गए, पंजाब इलेक्शन से पहले कैप्टन अमरिंदर गए, कपिल सिब्बल देखिए, कपिल सिब्बल जी पार्टी छोड़ के गए, पार्टी ने तो नहीं निकाला ना। तो आंतरिक कोई भी पार्टी छोड़ के जा सकता है। कल को मैं कहूँ जी मैं तो कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा हूँ, तो कांग्रेस पार्टी क्या मुझे रोकेगी? बीजेपी छोड़ के भी बहुत लोग गए, शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी छोड़ के गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन पर क्या कहेंगे? जितिन प्रसाद, उन पर क्या कहेंगे? मैं आपको युवा चेहरे बता रही हूँ, पहले तो मैंने स्टॉलवर्ड्स की बात की। मैं बताता हूँ, नहीं मैं कह रहा हूँ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पार्टी छोड़ के गए, क्यों गए? क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया। मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी में मुख्यमंत्री के कैंडिडेट वो बन जाएंगे। बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाए, शिवराज जी की जगह उन्हें बनाए। वही उनकी शिकायत ये थी कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो बीजेपी जो है वहां पर मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाते क्यों नहीं? सर, आप यहाँ भी सवाल मैं कांग्रेस पार्टी से कर रही हूँ, आप करें बीजेपी कर दे। क्या फर्क हुआ? सवाल मैं आपसे कर रही हूँ, आप करें बीजेपी कर दे। ये सवाल का जवाब हुआ सर? आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं आपके जवाब में वो सवाल कर रहा हूँ। नहीं तो मैं तो सवाल का जवाब कभी कभी सवाल का जवाब भी सवाल ही होता है। नहीं, लेकिन इस मामले में आप एक तरह का जस्टिफिकेशन देने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ अजय आलोक जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी का विकल्प हो सकती है। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में है, लेकिन बहुत कमजोर है, बहुत बिखरी हुई है कांग्रेस पार्टी। देखिए, एक पार्टी जो सत्ता में 50 साल से रह चुकी हो और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि कांग्रेस लेड ऑपोजिशन की गवर्नमेंट बनेगी 2024 में, तो दैट मीन्स कि पहले बात पे अपने ही डिफीट एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम अकेले तो जीत नहीं सकते। अब ये बात मैंने आपके शो पे बहुत बार कहा है अदिति जी, ये सब विपक्षी का सरकार बनाने का सपना उतना तभी सरकार होगा जब बीजेपी 272 के नीचे जाएगी। अलबत्ता ऐसा होता हुआ दिख तो नहीं रहा है अभी निकट भविष्य में, आचार्य जी को भी नहीं दिख रहा होगा। अब 272 के नीचे जाएगी तब भानुमति का कुनबा बैठेगा, तब तय करेगा कि भानुमति कौन बनेगी उसमें से। बड़ी समस्या है। देखिए, एक तरफ बन पक रही है बिरयानी और सारा विपक्ष बिरयानी के इंग्रेडिएंट्स ढूंढ रहा है कि कोई ये लाएगा, कोई वो लाएगा, तभी तो बिरयानी तो चढ़ी भी नहीं है। और दूसरी तरफ खीर ऑलरेडी बन के तैयार हो चुकी है। तो ये सब नैरेटिव और ये प्रोस्पेक्टिव जब जनता के सामने जाता है तो विकल्प बड़ा साफ होता है। और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है 10 साल प्रधानमंत्री, 15-12 साल मुख्यमंत्री रह चुका है, जिसपे एक आज तक आरोप नहीं लगे। और देश को कहां से कहां लगे, इकोनॉमी हमारी 10वीं से 5वीं नंबर पे आ गई, इतने बड़े लाभार्थी ग्रुप इस देश में जुड़े हैं, सारा पैसा ट्रांसफर डीटीएस के माध्यम से हो रहा है। ये तमाम उपलब्धियां, इनके पास नैरेटिव क्या है? विपक्ष अभी नैरेटिव विहीन है। अभी तो ये चल रही है कि पहले आपस में एकता कर लो,
जो कि होने वाली नहीं है, क्योंकि पक्षियों में एकता तो होती नहीं है। इसलिए अभी ये समस्या बहुत दूर की है, लंबी लड़ाई है इनकी। अभी 29 के लिए प्लानिंग वानिंग करे कांग्रेस पार्टी, अपने आप को मजबूत करे, वो ज्यादा काम देगा। लेकिन अजय जी, इनकी दलील ये भी है कि कांग्रेस पार्टी जो कि देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, अगर वो चाहती है कि सेंटर पे उसकी लीडरशिप में सरकार बने तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, कोई बुराई नहीं है, एकदम बुराई नहीं है। क्यों नहीं चाहेगी? कांग्रेस का बिल्कुल एक अधिकार है, उसका अपना हक है ये चाहने का। लेकिन उसके लिए कांग्रेस पार्टी को 272 जीतना भी पड़ेगा, और नहीं तो कम से कम इतने नंबर्स तो लाने पड़ेंगे, और उनके सहयोगियों को इतने नंबर्स लाने पड़ेंगे कि वो सरकार बनाने लायक हो। लोकतंत्र है। अभी तो ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है ना। अभी तो आने वाले 3, 4, 5 विधानसभा चुनाव जो होंगे 2023 में, ट्रेलर उसमें दिख ही जाएगा। राजस्थान में कांग्रेस की क्या हालत है, किसी से छुपी हुई नहीं है। छत्तीसगढ़ में क्या हाल है, किसी से नहीं छुपा हुआ है। कर्नाटका में थोड़ी बहुत लड़ाई के हैं, तो 3 मुख्यमंत्री उम्मीदवार अपने आप को डिक्लेयर कर चुके हैं कांग्रेस पार्टी में। तो ये सब समस्या है, उसे जूझना कांग्रेस का काम है, और कांग्रेस की विपत्ति बीजेपी की संपत्ति बनेगी। ठीक है, ये इसी लाइन पर जो आपने कहा कि कांग्रेस की विपत्ति जो है वो बीजेपी के लिए संपत्ति का काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आलोक जी आपका, और आचार्य प्रमोद कृष्णम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि जो सवाल मैं थोड़ी देर पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से कर रही थी कि कांग्रेस पार्टी के सामने एक्चुअली पहले तो विपक्ष को एक साथ लाने की चुनौती है, और उससे भी पहले कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौती है खुद के कुनबे को एक साथ रखने की। जैसा कि अभी अजय जी ने गिनवाया कि इंटरनल फाइट्स कितनी ज्यादा हैं कांग्रेस पार्टी में, वो भी उसकी अपनी चुनौतियों में इजाफा कर रही हैं, उसके चैलेंजेस को बड़ा कर रही हैं।